अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अब से 2 दिन बाद अपोजिशन जमातों का पेशावर में जलसा होने वाला है, मगर जिला इंतजामिया ने अपोजिशन जमातों को जलसे के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर में मस्बत केसेस की शरह 13% से ज्यादा है और कोई भी बड़ा मजमा उसमें मजीद इजाफे का बाइस बन सकता है। इंसानी जानों के तहफ्फुज और कोरोना के फैलाव से बचने के लिए जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिला इंतजामिया के इनकार के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बख्श ने वादे किया कि अहकामात नहीं माने गए तो कार्रवाई होगी। पीडीएम रहनुमाओं ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया और वादे किया है कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया तो भरपूर जवाब देंगे और हर गली और मोहल्ले में इनसे मुकाबला करेंगे। यानी सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है और वहाँ की हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 22 नवंबर से लॉकडाउन आयद करने का फैसला किया है, जो 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। खुद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि लॉकडाउन का फैसला सख्त और गैर मकबूल है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोरोना से मुतासरा लोगों और अमवात की शरह इंतहाई तशवीशनाक है और दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची के तमाम जिला में कोरोना की वजह से जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यानी जहां अपोजिशन जमातों की हुकूमतें हैं वहां कोरोना के बचाव के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, मगर जहां तहरीक इंसाफ हुकूमत में है तो अपोजिशन वहां बड़े जलसे करने का ऐलान करने जा रही है। एसओपीज पर भी अमल दरामद नहीं कर रही है। सिर्फ यही नहीं, कोरोना की पहली लहर में जब वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ बातें करने लगे तो अपोजिशन जमातें उन पर तनकीद करती थी और कहा जाता था कि सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाए। पूरे पाकिस्तान में जो हमने एग्री किया है, मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन का we're easing towards a lockdown. We're easing towards a self-imposed and government-advised lockdown and containment approach, जो कि हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क में हो, जो कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ कराची में मगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत हमारे साथ मिल के इसकी तरफ जितना हम जा सके वो हम कोशिश करें। आज 25 अमवात हैं, यानी इन्फेक्शन का रेट फैल रहा है और हुकूमत ने ये फैसला किया है हम लॉकडाउन में नरमी करेंगे। तो पूरी दुनिया का तजर्बा ये है कि लॉकडाउन में नरमी उस वक्त की जाती है जब इन्फेक्शन के रेट में इस्तेहकाम आ जाए और वो कम होना शुरू हो जाए। लॉकडाउन को हम कंटिन्यू रखते तो वो लॉकडाउन जो है आज हमें स्पीड के साथ मुकाबला करने की जो है कुव्वत और वेरविदाल जो है वो प्रोवाइड करता। कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है। सिर्फ यही नहीं, जब जुलाई में अपोजिशन की तहरीक शुरू होने से मुताल्लिक सवालात होने लगे तो जवाब यही दिया गया कि कोरोना है, जब काबू पा लेंगे तो तहरीक भी तेज हो जाएगी। आप जो कहते हैं कि तहरीक कब चलाएंगे, हम अपनी सियासत के लिए अवाम की जिंदगी से नहीं खेल सकते। जो ही कोरोना से कौम निकलेगी हम अपनी सियासी सरगर्मियां भी तेज करेंगे। कोरोना तेज हो रहा है और अपोजिशन सियासी सरगर्मियां तेज कर रही है, मगर जहां अपोजिशन इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही तो वहीं खुद हुकूमत की नीयत पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन को तो कोरोना की वजह से जलसे से रोका जा रहा है, मगर हाल ही में कोरोना के राइजिंग ट्रेंड के बावजूद हुकूमत खुद जलसे करते रही है। पहले गुजरावाला जलसे से अपोजिशन को मना किया कि कोरोना फैलेगा, फिर खुद वजीर आजम ने हाफिजाबाद और सवात में जलसा किया और इस जलसे में एसओपीज पर कोई अमल दरामद भी नजर नहीं आया। फिर गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आजम ने खिताब किया। 10 नवंबर को काबीना का फैसला हुआ कि कोरोना के पेश नज़र जलसे नहीं होने चाहिए और 11 नवंबर को गिलगित में हुकूमत ने फिर जलसा किया। इसके अलावा अपोजिशन को खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की वजह से जलसे से तो रोका जा रहा है, मगर इस वक्त सूबाई वजीर सेहत तैमूर खान झगड़ा साहब हैं, जिनकी जिम्मेदारी कोरोना को रोकना है। हाल ही में उन्होंने करक का दौरा किया, मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया, बड़ी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करते रहे। ना वजीर सेहत ने मास्क पहना हुआ था, ना इस्तकबाल करने वालों ने, और एसओपीज नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आई। इसी तरह जब मुल्क भर में जलसों पर पाबंदी है, बड़े मजमों की इजाज़त नहीं है, मगर इसी हफ्ते तहरीक लब्बैक हज़ारों कारकुनों के साथ इस्लामाबाद आई, ना ही किसी वजीर ने उसके खिलाफ कोई बयान दिया। और कल मीनार पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम रिजवी साहब की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है और हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। बहरहाल अपोजिशन तैयारियां कर रही है और परसों पीडीएम का खैबर पख्तूनख्वा में यह पहला पावर शो होगा, जबकि हुकूमत कार्रवाई का इशारा दे रही है
क्या होगा हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही अपोजिशन से इस वक्त हमारे साथ शाहिद खकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब, आप लोग पहले कहते रहे जब वजीर आजम लॉकडाउन उठा रहे थे कि जी राइजिंग ट्रेंड है, इसमें लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए, आप लॉकडाउन के हक में बातें करते रहे। आज भी आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, वहाँ के वजीर आजम ने लॉकडाउन लगा दिया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है। मगर आप लोग अब जलसे करने जा रहे हैं बजाय इसके कि बात माने हुकूमत की। कोरोना फैल रहा है और आप इसकी खिलाफवर्जी करने जा रहे हैं। देखिए, बात खिलाफवर्जी की नहीं है। बात इस वक्त हुकूमत क्या कह रही है, उसके फिगर्स क्या हैं, इन सब बातों में तजाद है और कोई पॉलिसी नहीं है। अब लोग खुद अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो हमने भी जो जलसे करने हैं इसके अंदर हमने कोयटा में भी जलसा किया। हर पार्टिसिपेंट को, हर आदमी जो वहां पर आया उसको मास्क मुहैया किया और यही पेशावर के जलसे में होगा, तमाम जलसों में होगा। अब बात कुछ इस तरह लगती है कि सिर्फ जो जलसा है पीडीएम का, उसी पर कोरोना का खतरा है। कोरोना का खतरा तो आप मार्केट्स में जाएं, सारी मार्केट्स में लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में लोग हैं, शादी की महफिलें हो रही हैं, हर जगह पर लोग मौजूद हैं। मैं आज भी एक जनाजे में गया था, वहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। तो ये सिर्फ जलसों पर लॉकडाउन, और जलसा तो ओपन एयर में होता है, हर बंदे के पास मास्क होगा, तो कोई खतरा वहां पर अजाफी खतरा नहीं है। उतने ही खतरात हैं जितने आज अवाम को किसी और जगह पे हैं। मतलब मगर देखिए, जलसे में इतने सारे लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, तो खतरा तो ज्यादा है। और आपके गुज़िश्ता जलसों में नजर आया है कि लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, और खतरा है इसलिए आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, लॉकडाउन हो रहा है। खतरा है इसलिए कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है। खतरा बहरहाल मौजूद है। और अगर आपको गरीब आवाम का ख्याल है और आप कहते हैं हुकूमत को नहीं है, तो ये कैसा ख्याल है? देखिए, अवाम जो हैं, बहुत से लोग इसको कबूल नहीं करते। मैं खुद ये समझता हूँ कि हर शख्स को जो बाहर निकले मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि जो आप मास्क पहनते हैं उससे दूसरे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर दो अफराद इस जगह बैठे हों और दोनों ने मास्क पहना हो तो ट्रांसमिशन ऑफ जो कोविड है उसका बहुत कम खतरा होता है, ना होने के बराबर होता है। तो हमारी भी यही कोशिश है, क्योंकि अवाम को अपनी राय का भी इजहार तो करना है। जिस तरह आप जिंदगी के बाकी मामूलात हैं, इसी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटी भी इसका हिस्सा होती है। तो उसको ये कोविड का बहाना बनाकर नहीं आप रोक सकते हैं। परसों तक आजम भी जलसे कर रहे हैं, वज़रा भी कर रहे हैं। आज जब पीडीएम का जलसा आया तो लॉकडाउन आ गया। मगर इसमें कुछ काला लगता है। मगर ज़ाहिर हुकूमत की जो इस वक्त अपनी नियत है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं, मगर जो कोरोना के नंबर्स हैं वो तो हकीकी है ना। जैसे मैंने आज़ाद कश्मीर की और सिंध की मिसाल दी, और आपको जब कोरोना हुआ था वो भी खुले मैदान में हुआ था। जब शहबाज शरीफ साहब की हियरिंग थी, आप लोग गए, आप तकरीबन बहुत सारे रहनुमाओं को उस वक्त कोरोना हो गया, आपको भी हुआ था। तो खुले मैदान में कोरोना नहीं होता, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। नहीं, वो खुले मैदान में नहीं हुआ था, वो लाहौर हाई कोर्ट में मुझे मेरा ख्याल है कि वहां से हुआ था, एक बंद कमरे से। देखिए, बात यह है कि कोरोना इसम का फैसला हर शख्स खुद करता है। या तो हुकूमत एक पॉलिसी बना दे कि कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, चलें, उसका एहतराम हो सकता है। मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो बसें चल रही हैं, भरी हुई हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, हर चीज खुली है। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम के जलसे पे कोरोना का लागू हो जाएगा, ये बात को मुनासिब नहीं है। जो आदमी जलसे में आता है वो अपना फैसला खुद करने की सलाहियत रखता है। जिस तरह वो ये सलाहियत रखता है कि मैं दुकान में जा रहा हूँ, वहां डेफिनेटली मेरा लोगों से वास्ता पड़ेगा और वहां पे एक्सपोजर है, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद करता है। मगर भाई साहब, जब अपनी जिम्मेदारी करने के मास्क मुहैया करने, मगर जब मई जून में वजीर आजम लॉकडाउन हटा रहे थे तो तब भी ये मंतक हो सकती थी कि आवाम खुद फैसला करेगी लॉकडाउन लगाने का क्या फायदा है। मगर आप तो कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, और ये आप उस वक्त कह रहे थे जब अमवात आपने कहा 26 हैं, अब तो ज्यादा इस वक्त अमवात हो रही हैं। तो इस वक्त अमवात बहरहाल ज्यादा हो रही हैं, ट्रेंड भी राइजिंग है, और ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने बाकी किसी चीज पर पाबंदी नहीं लगाई है। शादी भी खुले मैदान में हो और 300 से ज्यादा लोग ना हो, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स पर और मॉल्स में हर चीज पर अब पाबंदियां लगाई गई हैं, एसओपीज के लिए भी पाबंदियां लगाई गई। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, उस वक्त तो हुकूमत की पॉलिसी कुछ नहीं थी, आज भी पॉलिसी नहीं है। ये कहते हैं ना जी कि 300 लोगों को कोरोना नहीं हो सकता, ये कोई मंतक, ये कोई ज़हन तस्लीम नहीं करता। ये सिर्फ एक तरीका है पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने का कि आप जनाब कोविड आ गया जी, आप कोविड आपको दबा, आप रुक जाए जी। कोविड जीबी का सारा जलसा हुआ, वहां कोविड नहीं था। जलसे आज भी हो रहे हैं, वहां कोविड नहीं है।
लेकिन 22 तारीख को पीडीएम का जलसा है, उसमें कोविड आ गया है। तो ये अवाम को खुद फैसला करने दें। हुकूमत की ना कोई पॉलिसी रही है, ना है, ना इसके बाद कोई तवक्को है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमारे साथ मौजूद थे। ओपोजिशन मानने को तैयार नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे अगर पेशावर के जलसा किया गया और इजाजत नहीं दी गई है, नहीं मान रही ओपोजिशन, क्या करेंगे आप? देखिए, जो पेंडेमिक जो लॉ है, जो एक्ट है, उसके अंदर जो भी SOPs मुकर्रर हैं वो हम उस पर पूरा अमल करेंगे। हम देखें, हमने पहले तो कोशिश की, जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते थे, न ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने हमारा पूरी कोशिश की, हमने मुज़ाकरात के ज़रिए सिर्फ इनको हम ब्रीफ कर दें कि आ जाए। और वज़ीर आला महमूद खान ने जो कमेटी बनाई उसके ज़रिए इन्होंने हमसे कमिटमेंट की और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ये भाग गए कमिटमेंट से, मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे। हमने कहा बेशक आप जलसा कर लें, लेकिन आप आके हमारी बात सुन लें, हमारी ब्रीफिंग ले लें कि इस वक्त खदशा क्या है। इस वक्त खदशा, आप कोई हुकूमत तो नहीं गिरा सकते ना जलसा करके। तकरीर आप रोज़ाना करते हैं, अगर यहाँ नहीं करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लें। लेकिन इशू ये है कि उन्होंने ज़िद पकड़ी हुई है, और ज़िद ये है उनकी कि वो जो इस वक्त जो एहतिसाब का अमल हो रहा है, जो लोग जेलों में जा रहे हैं, जो लोग जेलों के अंदर हैं, कुछ फरार हैं, ये इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों को। ये पूरे अवाम से उसका कसूर निकालना चाहते हैं। तो मैं सज़ा अवाम को देना चाहते हैं। और क्या है, मुझे बताएं, जलसे से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अवाम को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और हम इसलिए हम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और जो पेंडेमिक सवाल आप लोगों पर ही उठ रहा है कि अगर आप आवाम ही का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे और आपको आवाम की परवाह थी, 16 अक्टूबर को उन्होंने गुजरावाला में जलसा किया, हुकूमत ने कहा कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इन्हें नहीं करना चाहिए, मगर फिर वजीर आजम ने सवात में जलसा किया, हाफिजाबाद में जलसा किया। सवात का जलसा तो स्टेज पर आपने खुद ने होस्ट किया, शेर व शायरी आपने बहुत ज्यादा की, उसके बाद आप लोग जलसे करते रहे, गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करते रहे। तो आप लोग ने कोई फ्रॉम द फ्रंट लीड नहीं किया इस सारे मामले में? देखें, NCOC के अंदर चारों सूबे बैठे होते हैं। NCOC का फैसला कब आया? उन तमाम चीज़ों के बाद आया ना, जब फैसला आया। और चूँकि ये जो है ना, ये NCOC फैसला करती है कि किस चीज़ पे पाबंदी होनी चाहिए, कितनी पाबंदी होनी चाहिए। ये NCOC का फैसला है, उसमें सिंध हुकूमत बैठी है। जो पीपल्स पार्टी यहाँ शोर मचा रही है कि हमने तो जलसा करना है, वहाँ उसके वज़ीर आला ने उस चीज़ को माना है NCOC में कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए। फैसले तो मुश्तरका होते हैं ना। मगर NCOC का फैसला नहीं आया था, मगर कोरोना तेजी से फैल रहा था। 16 अक्टूबर को आपने इनसे कहा कि गुजरावाला में जलसा ना करें, कोरोना फैल रहा है। उसके बाद आप सवात में इतना बड़ा जलसा कर रहे थे और उसमें लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे, SOPs की पाबंदी भी नहीं हो रही थी। देखिए खंजा साहब, बात यह है कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। उस वक्त 1% था, 1.4% था जो कोरोना की सूरत हाल थी। और हमने सेहत कार्ड को तकसीम करना था। सेहत कार्ड की लॉन्चिंग थी, बहुत बड़ी लॉन्चिंग है सूबे के लिए, एक बहुत बड़ी सेहत का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है सूबे के हवाले से। और उसमें मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो सूरत हाल थी वो 1% से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बन रही है और वो 9% से क्रॉस कर रही है। 13 दिन पहले सूरत हाल 4% से ज्यादा थी और तेजी से फैल रहा था। वहां आप इसलिए कर रहे थे, तो फिर गिलगित में क्यों किया? गिलगित में काबीना ने फैसला किया, मगर आखिरी दिन तक आप लोगों ने कैंपेन की। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है, आपको पता है इलेक्शन कैंपेन मजबूरी होती है। जब आप करना होता है ना, वो मजबूरी होती है। और उस वक्त तक कंट्रोल में थी, सूरत हाल कंट्रोल में रही। लेकिन अब चूंकि देखें, अब ये कि हमारे हाथ में, अब मुझे बताएं कि अगर ये जलसा कर लें तो क्या होगा? हुकूमत को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जलसा अगर इनका क्राइटेरिया है कि ये पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से मैं आपके तवज्जुह से ये कोरोना ख़त्म हो जाए, ये रख लें एक जलसा, अपना भी रख लें, ये 11 जुमातों का जो कचूमर बना, ये सारे मिल के जलसा करें, तमाम वसाइल इस्तेमाल करें और हम अकेला जलसा करेंगे। फिर पता चले, मीडिया फैसला कर ले कि किसका जलसा मगर ये बड़ा सब होगा। सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, क्योंकि तहरीक लब्बैक इस हफ्ते इस्लामाबाद आई। कल खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, उनके जो जलसा यहाँ पर इस्लामाबाद में हुआ, उसमें एक वजीर ने कोई बयान नहीं दिया। कल के जनाजे की भी इजाजत दे दी गई है, हजारों लोग आएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें मजहबी होती हैं, आपको पता है। उससे अगर आप उसको रोकेंगे तो उससे मसले और गंभीर होते जाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी तरह के मुल्क के अंदर कोई सूरत हाल, ऑलरेडी मुल्क बड़े मुश्किल से गुजरा है। अब कोरोना की सूरत हाल ऐसी सूरत हाल होती है जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया है। अमेरिका जैसे जगह पे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो ये तो छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है। यानी कोरोना तो अमीर गरीब मुल्क में भी फर्क नहीं करता, मगर आप फर्क करते हैं। आप कभी फर्क करते हैं कि जी हेल्थ कार्ड बांटने के लिए मजबूरी होती है, कहीं फर्क करते हैं कि इलेक्शन कैंपेन की मजबूरी होती है, कहीं आप कह रहे हैं कि मजहबी मामलात की एक अलग मजबूरी होती है। तो फिर अपोजिशन ही को टारगेट करना है, आप पर तनकीद हो रही है।
नहीं, मैं देखें तहरीक लब्बैक वो हुकूमत मुज़ाकरात किए, उन्होंने माना, हम उनके मशकूर हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं देखें अपोजिशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी, न सिर्फ अपोजिशन को बल्कि मीडिया को, आवाम को, सबको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमारा मुल्क है, हमने इसको बचाना है। अगर हम सिर्फ ये जिद पे अड़े रहे कि फ़लाँ ने ये किया है तो मैं भी ये करूँगा, तो कहाँ गई वो संजीदगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। लग रहा है हुकूमत और अपोजिशन तसादुम की तरफ जा रहे हैं। क्या कोई इदारे इसमें किरदार अदा करेंगे, पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अपोजिशन मान नहीं रही है, जलसे करने जा रही है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इशारा दे रही है। हुकूमत असल में इस वक्त क्या सोच रही है? इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, हुकूमत क्या सोच रही है? कोई हिकमत अमली है हुकूमत के पास या नहीं है? पहली बात तो ये है कि अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं, अपोजिशन में तकसीम गहरी होती जा रही है, अपोजिशन एक पेज पे नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि हुकूमत नहीं जा रही कहीं, हुकूमत सिविल मिलिट्री तल्लुकात इस वक्त इस घड़ी तक सारे 1 पेज पे हैं, नंबर 1। नंबर 2 अगर वो इस्लामाबाद आ जाते हैं और इमरान खान साहब 126 दिन बैठे थे, ये 326 दिन भी बैठ गए, फिर भी हुकूमत घर नहीं जाएगी। हुकूमत के लिए क्या ख़तरा है? हुकूमत खुद, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, महंगाई और अवामी जो इश्यूज हैं, बस इसके अलावा कोई खतरा नहीं है। मगर एक तसादुम की सूरत हाल बनती नजर आ रही है। हुकूमत कह रही है जलसा नहीं करने देंगे पेशावर में, अपोजिशन कह रही है हर हाल में करेंगे। तो क्या कोई इदारे बीच में आएंगे? क्योंकि तो एक दूसरे से बात करने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल बीच में बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, बैकडोर राब्ते जारी हैं, बैकडोर बातें हो रही हैं, सब इंगेजमेंट हुई है। ये बाहर की बयानबाजी है, ये कंपनी की मशहूरी है। मरियम नवाज साहबा ने जीबी में एक इंटरव्यू दिया था कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों से राबते में, मेरे इर्द गिर्द के लोग राबतों में हैं या उनसे लोग राबतों में हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, इसके अलावा मौलाना साहब, इसके अलावा बहुत सारे लोग, सब कुछ है। ये फ्रंट पे भी हो रहा है, बैक डोर पे भी हो रहा है। और तसादम मुझे नहीं लगता, अल्लाह ना करे, इस मुल्क में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कोई भी मौजज़ा हो सकता है, कोई बरकत आ सकती है, लेकिन इस कोई ना किसी में दम है इतना कि तसादम की तरफ जाए, ना कुछ ये ज़बानी कलामी हवाई फायरिंग है। हुकूमत का एतमाद किस बात पर है? अपनी कारकर्दगी पर है या इस बात पर है कि अपोजिशन ने इदारों के हवाले से भी एक बयानिया बनाया हुआ है, एक टकराव की सूरत हाल पैदा की हुई है, इसलिए इदारों के पास भी इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात पर एतमाद है? नवाज शरीफ साहब की तकरीरों, मरियम नवाज साहब के वो जो बयानियाँ खुद साख्ता बयानियाँ है और जो बज़ाहिर है, पीछे जो कुछ हो रहा है उसको छोड़ दें, जो बयानियाँ है या नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें हैं, ये बहुत रिलीफ दे रही हैं हुकूमत को और बहुत फ़ायदामंद और सूदमंद हो रही हैं हुकूमत को। ग्लूकोज़ की बोतलें लग रही हैं हुकूमत को। और ये 2-4 और तकरीरें हो गई तो ये इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी हुकूमत। अच्छा, मगर हुकूमत का फोकस अपनी कारकर्दगी पर है कि बयानिए से लड़ना है तो अपनी कारकर्दगी से लड़ना है, या फिर यही कॉन्फिडेंस है जो उनके बयानिए से मिल रहा है हुकूमत को? बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई नहीं कंट्रोल हो पा रही, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं, हुकूमत के अंदर भी धड़ेबाजियाँ हैं, पंजाब और केपी में, और वो वाली सिचुएशन वो नहीं है जो नज़र आ रही है। हुकूमत का फोकस पॉइंट फायर फाइटिंग जैसे नहीं होता वैसे कर रहे हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, यही सबसे बड़े इश्यूज़ हैं। जब आप एक फोकस पॉइंट, आपकी टीम फॉलो अप नहीं कर पाती, अपने वादों, एजेंडों, नारों पर नहीं फोकस कर पाती, तो वो ये इश्यूज़ हैं अपनी जगह पे। लेकिन जो आप एक इसको अगर दूसरे एंगल से देखें तो जो अपोजिशन खेल रही है उसमें हुकूमत और बाकी सारे जो हुकूमती इदारे हैं उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं रहता। क्या ऑप्शन रह जाएगा? ये ऑप्शन रह जाएगा कि आपके किसी के कहने पर या किसी की हर्जा सराई पर या किसी की बिला जवाज हवाई फायरिंग पर हुकूमतें गिराते जाएं। ये ऑप्शन है, ये करना चाहिए, ये है जमहूरियत। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम डेवलपमेंट हुई, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान शुगर मिलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर को खत लिखा है, जिसमें यह गिला किया है कि शुगर मिल्स ने तो हुकूमती पॉलिसी के साथ क्रशिंग शुरू कर दी है, मगर गन्ने के काश्तकारों ने मुल्क के अक्सर हिस्सों में कटाई ही शुरू नहीं की है। खत के मुताबिक
किसान हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई 200 रुपए फी मन से भी ज्यादा कीमत मांग रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल में अगर शुगर मिलर्स को गन्ने की फराहमी में कमी बरकरार रहती है तो गन्ने की कमी का सामना करने वाली शुगर मिल्स एक हफ्ते में क्रशिंग बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। इस सूरत हाल में आपकी वजारत से मुदाखलत की दरख्वास्त की जाती है कि जिला इंतजामिया के जरिए मसले को हल करें और गन्ने की सरकारी रेट पर फराहमी यकीनी बनाएं ताकि आवाम को मुनासिब रेट पर चीनी दस्तयाब हो सके। किसान पहले ही गुस्से में हैं कि 2 साल से महंगी चीनी बेची जा रही है और उनसे सस्ता गन्ना लिया जा रहा है। चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़कर दुगनी 110 रुपए फी किलो हो गई। पूरा साल चीनी महंगी रही और हुकूमत ने उस वक्त दरामद की जब पूरे सीजन की चीनी शुगर मिल मालिकान महंगे रेट्स पर बेचने में कामयाब हो गए। आवाम की जेब से 185 अरब रुपए ज्यादा निकालने में कामयाब हो गए और अब हुकूमत से शुगर मिल मालिकान कह रहे हैं कि 200 रुपए की सरकारी रेट पर गन्ना बेचने के लिए काश्तकार को मजबूर किया जाए। गुज़िश्ता बरस भी शुगर मिल मालिकान ने कहा था कि काश्तकार महंगा गन्ना बेच रहा है जबकि सरकारी रेट 190 रुपए फी मन है। फिर शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने दिलचस्प हक़ाइक़ वज़ीर आज़म और अवाम के सामने रखे कि अगर शुगर मिल मालिकान की बात दुरुस्त भी मान ली जाए कि उन्होंने गन्ना 190 रुपए का नहीं लिया और 215 रुपए गन्ने की कीमत के हिसाब से भी चीनी की कीमत का तखमीना लगाया जाए तो भी चीनी की एक्स मिल कीमत 63 रुपए 13 पैसे बनती है जबकि 190 रुपए पर गन्ने की कीमत लगाई जाए तो कीमत 57 रुपए 69 पैसे होनी चाहिए। यानी 215 के गन्ने पर भी कीमत 63 रुपए 13 पैसे बनती है मगर शुगर मिल मालिकान पूरा साल 110 रुपए तक की चीनी बेचते रहे और हुकूमत ने फिर गन्ने की सपोर्ट प्राइस 200 रुपए रख दी। किसानों ने इस पर गम और गुस्से का इजहार किया और अब शुगर मिल मालिकान वजारत सनत से कह रहे हैं कि किसानों को 200 रुपए फी मन गन्ना बेचने पर मजबूर किया जाए वरना हम अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये पहली दफा नहीं है। खुद हुकूमत की शुगर कमेटी ने लिखा कि शुगर मिल मालिकान ने दिसंबर 2018 से जून 2019 तक चीनी की कीमतें 51 रुपए 64 पैसे से 12 रुपए का इजाफा करके 63 रुपए 59 पैसे कर दी। हालांकि ना तो इस दौर में कोई सेल्स टैक्स में इजाफा हुआ था, ना ही और कोई हुकूमती टैक्स लगा था, ना ही गन्ना इन मिल मालिकानों ने महंगा लिया था। किसी भी तरह चीनी बनाने की लागत में इजाफा नहीं हुआ था। शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिर जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक ये कीमतें 74 रुपए 64 पैसे कर दी गई। फिर फरवरी 2019 में 80 रुपए तक कर दी गई। फिर रिपोर्ट आई तो हुकूमत ने कम करने का वादा किया मगर 110 रुपए कर दी गई। गन्ना तो काश्तकार से सस्ता लिया था मगर कीमतें 110 रुपए पर पहुंचा दी गई और सिर्फ लोकल मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ाई गई। बल्कि जब हुकूमत ने बरामदात का फैसला किया तो सिर्फ पंजाब हुकूमत से 3 अरब रुपए की सब्सिडी लेने में भी यही मिल मालिकान कामयाब हो गए और बकौल वजीर आजम उस वक्त भी काश्तकार का नाम लेकर ब्लैकमेल किया। चीनी एक्सपोर्ट की अब ये भी सुन रहे हैं चीनी एक्सपोर्ट करें लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की चीनी की कीमत ज़्यादा है और बाहर चीनी कम है इसलिए हमें पैसे रिबेट दें चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमने पहले मना कर दिया कि हम नहीं रिबेट देते। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास तो चीनी पड़ी हुई है तो हम तो फिर किसानों का गन्ना नहीं लेंगे। तो एकदम हम नहीं हमारी गवर्नमेंट आई थी तो इसका मतलब किसान सड़कों पे होगा और वो बेचारा गरीब किसान बेचारा उसका गन्ना नहीं बिकेगा। सारा साल उसने मेहनत की है तो हमें मजबूरी हमने सोचा किसानों का सोच के हमने रिबेट दे दी। इधर रिबेट दे रहे हैं हम यानी एक्सपोर्ट करने के लिए उधर चीनी की कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। इंक्वायरी तो इसलिए हुई। मगर वज़ीर आज़म के शुगर कमीशन ने बताया कि जिनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सियासी असर रसूख था उन्होंने वो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत से सब्सिडी ले ली। शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की पैदावार और सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास है। जहांगीर तरीन की JDW को पंजाब हुकूमत से 22% सब्सिडी मिल गई। खुसरो बख्तियार के खानदान की शुगर मिल्स को 18% सब्सिडी मिल गई। 40% सब्सिडी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिली जो कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि किस तरीके से ली गई। देखते हैं अब हुकूमत शुगर मिल मालिकान के इस खत के जवाब में क्या इक़दाम करती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। हुकूमत खुश है और दावा कर रही है कि मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो चुकी है और इसकी बड़ी वजह जुलाई से अक्टूबर तक मुसलसल 4 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिलसिला बरकरार रहेगा क्योंकि जैसे ही कोरोना के बाद सरगर्मियां मुकम्मल बहाल होंगी करंट अकाउंट फिर से खसारे में जाने का खदशा है। अब तक हुकूमत को कोरोना वायरस की वजह से फायदा हुआ है और करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। इस हवाले से अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में तहकीक शाया हुई है जिसके मुताबिक रवा माली साल में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 1.16 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में करंट अकाउंट में 1.4 अरब डॉलर्स का खसारा रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 6 महीने में से 5 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। इस रुझान के पीछे एक बड़ी वजह कोरोना वायरस है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि अगर कोरोना ना होता तो करंट अकाउंट भी सरप्लस में ना होता बल्कि गुज़िश्ता माली साल से भी ज़्यादा खसारे में हो सकता था। करंट अकाउंट सरप्लस की बड़ी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा रहा।
रवा माली साल के इब्तिदाई 4 महीने में $2 अरब का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस अरसे में एनजीओ से मिलने वाली इमदाद में भी $553 मिलियन इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस की एक वजह दरामदात की कमी भी थी, जिसमें इन 4 महीनों में $695 मिलियन की कमी आई। इसके अलावा सफरी अखराजात में कमी भी देखी गई, जहां जुलाई से सितंबर के महीनों में एयर टिकट की मद में $17 करोड़ कम खर्च हुए। इसी तरह होटल बुकिंग, क्रेडिट कार्ड्स और दूसरे सफरी अखराजात में $18.5 करोड़ की कमी आई। अगर ये सब कुछ कोरोना वायरस से पहले की सूरत हाल जैसा होता तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक बरामदाद में 10% की कमी आई और दरामदाद में 4% की कमी आई। दरामदाद में कमी की एक वजह तेल की कीमतों में कमी है। जुलाई से अक्टूबर के महीनों में तेल की फी बैरल कीमत गुज़िश्ता साल के $63 के मुकाबले में $42 फी बैरल रही। अगर कोरोना की वजह से स्लोडाउन ना होता तो दरामदाद ज्यादा होती। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी वाज़ेह सपोर्ट मिली है। रुपए की कदर में हालिया बेहतरी की वजह भी इन्हीं अवामिल की वजह से देखी गई है। सफरी पाबंदियों की वजह से ओपन मार्केट में भी डॉलर की मांग में कमी आई है, क्योंकि अवाम बैरून मुल्क सफर के लिए ओपन मार्केट से बैरूनी करेंसी खरीदते हैं। चूंकि बैरूनी करेंसी की डिमांड में कमी देखी गई है, इसका फायदा स्टेट बैंक ने वाजिबात की अदायगियों की सूरत में उठाया। अक्टूबर में स्टेट बैंक के वाजिबात $919 मिलियन कम हुए। कोरोना की वजह से बैरूनी सफर में कमी की वजह से तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। यहाँ तक कि तरसीलात ज़र में इजाफा भी बैरूनी सफर में कमी की वजह से सामने आया है, क्योंकि जो लोग सफर पर जाने वालों के जरिए पैसे भिजवाते हैं अब वो भी बाकायदा बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रुझान उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक कोरोना वायरस की वजह से सफर कम होगा। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्या स्टेट बैंक शरह सूद बढ़ाने जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। 23 नवंबर यानी आइंदा पीर को स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने फाइनेंशियल मार्केट से सर्वे किया है। 72 लोगों से लिए गए रिस्पॉन्स में से 87.5% की राय है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 7% पर बरकरार रखेगा। यानी महंगाई के दबाव के बावजूद इस वक्त मार्केट में शरह सूद बढ़ने की तवक्कात नहीं है। इसी तरह जब यह सवाल पूछा गया कि आप मॉनेटरी टाइटनिंग की कब से तवक्को कर रहे हैं, तो अक्सरियत की राय थी कि अगले 3 माह में ऐसा नहीं होगा, मगर 42% की राय है कि मार्च 2021 से स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफे की तरफ जा सकता है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक भी शरह सूद 7% पर बरकरार रहने की तवक्को है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कितना कामयाब होती है और अगर हुकूमत IMF के प्रोग्राम को दोबारा बहाल करती है तो IMF की दीगर डिमांड्स के साथ साथ महंगाई पर शरह सूद के लिए क्या डिमांड होती है, क्योंकि ज़्यादा शरह सूद से हुकूमत को नुकसान होता है, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ती हैं, मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है, क्योंकि जो कारोबार हैं उनका भी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। देखते हैं कि क्या फैसला होता है। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।